मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपका ये प्रायद्वीपीय भाग का आज लास्ट लेक्चर होगा ज्योग्राफी में। प्रायद्वीपीय भागों में हमने सब कुछ पढ़ लिया। प्रायद्वीपीय भाग जो कि यह वाला दक्षिण का पूरा दक्षिण भारत एक प्रायद्वीपीय भाग के रूप में हमने पढ़ा है, जिसमें एक टॉपिक सिर्फ रह गया था, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी। या पश्चिमी घाटी के तट हो गए पूरे, ये हमारे पूर्वी तट हो गए। सिर्फ इसके बारे में आज जिक्र होगा और यह चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग नदियों वाले चैप्टर में एंट्री करेंगे और बेहतरीन तरीके से नदियों वाले सारे नदियों के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है, इस पर चर्चा हो जाती है। दोस्तों, आपको इसमें जितने पहाड़ियाँ दी गई हैं, जितनी पहाड़ियों का लोकेशन है, यह बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। हम दिखाएंगे आपको और यह भी बताएंगे किस प्रकार से पहाड़ियाँ बनी और कौन सी पहाड़ियाँ किस तरफ हैं। यानी पश्चिमी तट की जितनी भी चोटी हैं, पश्चिमी तट पे जितनी भी चोटी हैं, आखिर उसमें सबसे बड़ी कौन सी है। और कुछ ऐसी भी चोटियाँ हैं दोस्तों जो कि उसी जगह से नदियाँ निकलती हैं। उसको तो खैर बेहतरीन तरीके से याद करना है आपको। उसी प्रकार से यह वाला आपका पूर्वी तट भी है। यहाँ पे हमने पढ़ा था दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। एक चीज़ याद रखेंगे साथियों, आपको यह दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पश्चिमी की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है ताप्ती जहाँ से नदी इसमें आके गिरती है रन ऑफ कच्छ में, वहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों आपकी पश्चिमी तट। और कहाँ तक जाता है दोस्तों? कोरोमंडल। यहाँ पे कोरोमंडल तट होगा दोस्तों। क्या होगा? कोरोमंडल तट। इसका कोरोमंडल तट इस वजह से नाम पड़ा है साथियों, एक मिनट, यह कोरोमंडल तट यहाँ से यहाँ तक है। कोरोमंडल तट के बाद यहीं पर एक है दोस्तों आपका कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो आपकी जो पश्चिमी तट है दोस्तों, ताप्ती नदी के मुहाने से स्टार्ट होता है और कार्डमम की पहाड़ियों तक आता है साथियों। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बीच में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिसके बारे में यहाँ से प्रश्न बनता है। और इसी तरह सेम आपका पूर्वी तट भी है। पूर्वी तट में महेंद्रगिरी पर्वत चोटी से लेकर दोस्तों यहाँ तक आपका कार्डमम पहाड़ियाँ तक भी आपका यह पूरा का पूरा फैला हुआ है। दोनों यानी कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोला जाता है दोस्तों नीलगिरी की गांठ पे दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की दोद्दा बेटा स्थित है साथियों। इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इसके पहले कुछ मोटी मोटी बातें हो जाती हैं जो आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न आते हैं। आखिर यह पश्चिमी तट और पूर्वी तट में इतना अंतर क्यों है? पश्चिमी तट पूरा का पूरा सीरीज में एक तरह से पैरेलल है, कहीं कटा छटा नहीं दिख रहा है हमें। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे पूर्वी तट, तो पूर्वी तट की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो कटी छटी हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक बहुत ही सोचनीय विषय है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो याद रखेंगे साथियों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे। हमारा जो पूरा का पूरा पश्चिमी तट है दोस्तों, यानी कि जो भी प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, वो हमारा पूरा का पूरा अफ्रीका से कट के अलग हुआ था। जब अफ्रीका से कट के अलग हुआ साथियों, तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमने आपको बनाकर दिखाया था जब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बाद वाला चैप्टर प्रायद्वीपीय भारत का कैसे निर्माण होता है इसके बारे में जो हमने पढ़ रहे थे। जैसे कि उसमें हमने बहुत सारे नियम देखे थे कि किस कारण से आखिर आपका पश्चिमी तट ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत का निर्माण कैसे होता है, आखिर किस आधार पर यह बनता है और किस प्रकार से टूटता है अफ्रीका के तट से, है ना। इसके बारे में जिक्र करेंगे हम लोग। यानी कि विशेष चीज़ें जो हैं उसमें हमने जिक्र कर लिया है। आज हम लोग कुछ खास बातें देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर मुंबई है, यह आपका पश्चिमी तट है, यह आपका पूर्वी तट है। पूर्वी तट यहीं तक है यह वाला, और यह वाला पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट के नीचे थोड़ा से आएंगे तो यहाँ पे मैदानी भाग हमको दिखाई देंगे। और यहाँ पे मैदानी भाग हैं क्योंकि इधर पूरा का पूरा नदियाँ बहाकर पूरे के कंक्रीट मिट्टी बालू लाकर इसको मैदानी इलाका बना दी है। और इधर भी वही हाल हुआ है दोस्तों, पूर्वी तट पर भी, कि इधर से जितनी भी नदियाँ इधर जाती हैं पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी में, वह भी अपना पूरा का पूरा मिट्टी बालू कंकड़ ये सब जमा करके इस पूर्वी तट को पूर्वी घाटी के नाम से जो हम लोग जानते हैं, उस घाटी को दोस्तों एक तरह से मैदानी इलाका बना दिए हैं। यह वाला इलाका, यह वाला पूरा का पूरा यह मैदानी इलाका है। यहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पे मैदानी इलाका है। जिस प्रकार से हमको उत्तर भारत में देखने को मिल जाता है, मध्य प्रदेश
आपका यूपी, बिहार, इस सब जगह सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी नदियाँ आती हैं, इसे काटती छाटती हैं और यहाँ पर अपने मलबा जमा करती हैं। सेम उसी प्रकार से इधर भी होता है नियम कानून। और यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से मैदानी भाग हमको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी मैदानी भाग देखने को मिल जाता है। यानी कि एक कगार है दोस्तों, यह कगार नुमा है, यह एक कगार नुमा आकृति है जो कि दोस्तों पश्चिमी तट पे देखने को मिलता है और पूर्वी तट पर भी देखने को मिलता है। आखिर यह कगार नुमा जो आकृति है कहाँ से आया है दोस्तों, किस विधि से, अब कैसे बना है, यह बनने का क्रियाकलाप कब से स्टार्ट हुआ है? तो आप बोलेंगे बहुत लाखों सालों वर्षों से यह चल रहा था। हमने पढ़ा है दोस्तों, आपने एक पढ़े होंगे एक साइंटिस्ट के बारे में दोस्तों। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दोस्तों वैगनार थ्योरम। हमने पढ़ा है विधिवत वैगनार थ्योरी, जिसमें कि महाद्वीपों का बहना, महाद्वीपों का चलना, महाद्वीपों का अपने मार्ग से विचलित होना, टूटना फूटना, एक दूसरे में जाकर सट जाना, कहीं से विखंडित हो जाना, ये सारी घटनाएं वैगनार सर ने दिया था। हमने इसके बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा किया है। सिर्फ उसी आधार पे आपका यह पश्चिमी घाटी भी बना है, यानी कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों वैगनार थ्योरी के अनुसार ही बनाया गया है। वैगनार ने जिस आधार पे कहा है सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग मानने लगें तो उसी आकृति को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर दोस्तों मुंबई पे मान लीजिए हम लोग खड़े, मान लीजिए ये आपका पश्चिमी तट है, यह पश्चिमी तट है। अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, अगर यहाँ से यह देखता है तो इसे उतना ऊंचा नहीं दिखाई देगा जितना कोई मुंबई तट से अगर इस पश्चिमी तट को देखेगा। यहाँ से देखने पर यह ज़्यादा ऊंचा दिखाई देगा अपेक्षा यहाँ से देखने पर। क्यों? क्योंकि भाई यह पूरा का पूरा बहुत ही ढाल है, कगार नुमा आकृति है, एक तरह से खाई जिसे बोला जाता है, एक तरह से खाई की आकृति है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, हजारों नदियाँ आती हैं दोस्तों, इसको पाटती हैं, पाट कर एक प्लेन आकृति बनाती हैं, प्लेन मैदान बनाती हैं। जिस प्रकार से पश्चिमी पहाड़ी के उत्तर की तरफ दोस्तों मैदानी भाग है, उसी प्रकार से दक्षिण की तरफ भी मैदानी भाग हमको देखने को मिलता है। एक चीज और, सेम इसी प्रकार से आपका पूर्वी तट की भी कहानी है। जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, हजारों लाखों नदियाँ दोस्तों यहाँ पर बहती हैं, छोटी छोटी क्षेत्रीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और इस तट को पूरे के पूरे पूर्वी तट को काट देती हैं। काटने के बाद दोस्तों यह इस साइड यानी कि दक्षिण की तरफ दोस्तों यह बना देती हैं एक मैदानी भाग। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे भी बोलें कि कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हो और मान लीजिए चेन्नई यहाँ पे है, अगर कोई बंदा इस जगह से खड़ा होके तो उसे पूर्वी तट को देखेगा तो इसके अपेक्षा यहाँ से देखने पर इसे ज़्यादा उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो यानी कि अगर हम देखें तो यह भी कगार की आकृति का नुमा है, एक ही आकृति यहाँ पर भी है, वही आकृति यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों तरफ आकृतियाँ सेम है दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो वैगनार थ्योरम के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है, जो कि ऊपर की तरफ बह रहा था और आज भी बह रहा है दोस्तों। किधर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा इंडिया। याद रखेंगे, हर साल 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के प्रवाह के रेट से दोस्तों हर साल सेंटीमीटर पर ईयर, 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हमारा महाद्वीप या सारे महाद्वीप, एक मिनट, एशिया महाद्वीप ही नहीं दोस्तों, सारे महाद्वीप बल्कि 2 से 3 सेंटीमीटर तक यह नॉर्थ ईस्ट में प्रवाहित हो रहे हैं। इतनी बातें थी कॉन्सेप्ट में, आपने इसको समझा। अब हम चलते हैं, एक चीज और ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक चीज और समझिएगा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जहां से आपको लिखना है। दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पैरेलल है, इधर की पूरी पहाड़ियां पैरेलल हैं, बल्कि इधर की पहाड़ियां कटी छटी हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप बता देंगे दोस्तों कि जो पश्चिमी तट है यहाँ पे तो अपेक्षा पूर्वी तट के बहुत कम नदियाँ आती हैं और उसे कम काटती छाटती हैं। एक तो यह बता देंगे, एक यह कारण हो सकता है, क्लू हो सकता है। और दूसरा कारण यह है साथियों कि आखिर नदियाँ इधर ही क्यों जाती हैं। तो आप बताएंगे सर जो हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, वह थोड़ा सा यानी कि अपेक्षा टू पश्चिमी तट के पूर्वी तट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे आप किसी थाली में पानी रख लें, थोड़ा सा पानी रख लेंगे तो थोड़ा सा पानी को जब टिल्ट करेंगे, हल्का सा टिल्ट करेंगे तो पानी किधर लुढ़क कर जाएगा? जिधर आपने लटकाया हुआ है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से थाली आपने लटकाया है उसी प्रकार से हमारा इंडिया का जो पूरा का पूरा इस प्रायद्वीपीय का झुकाव है, प्रायद्वीपीय भारत का जो झुकाव है दोस्तों, वो पूरब की तरफ है, ज़्यादातर पूरब की तरफ है। इस वजह से सारी की नहीं अधिकांश नदियाँ, जैसे महानदी गोदावरी, इसके बाद कृष्णा, कावेरी, पेरियार, ये सब सारी की सारी नदियाँ
दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। और यही नदियां नहीं, हजारों नदियां हैं जिसका नाम लेना शायद ही कठिन हो जाए, क्योंकि बहुत सारी इनकी सहयोगी नदियां भी हैं जो कि इनमें आके मिलती हैं और हजारों की संख्या में नदियों का निर्माण करती हैं साथियों। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पश्चिमी तट। अब आप ध्यान से सुनेंगे पश्चिमी घाट के बारे में दोस्तों। यहाँ पे जो लिखाया गया है, मांडव पहाड़ियाँ, बारदा, गिर, ये सब पहाड़ियों का लोकेशन आपको हम याद करवाते हैं। सबसे पहले अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। पश्चिमी घाटी संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए, एक संपूर्ण इकाई है। संपूर्ण इकाई है दोस्तों, ये ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी आपको पता है दोस्तों, ताप्ती नदी हमारा जो आपका यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हुई और कच्छ की रण में जाके विलीन हो जाती हैं। ताप्ती नदी हो गया आपका, इधर देखेंगे ऊपर तो नर्मदा नदी हो गई, फिर ताप्ती नदी हो गया। आपको पता है दोस्तों विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी के नीचे आपका नर्मदा नदी बहती है और वह भी पश्चिम की तरफ बहती है। इसके बाद उसके नीचे दोस्तों आपका सतपुड़ा पहाड़ी आ जाती है। सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे दोस्तों आपका घाटी नुमा आकृति बनाती हुई आपकी ताप्ती नदी भी बहती है। वह भी कहाँ पे जाके गिरती है दोस्तों, कच्छ की रण में, गिर पहाड़ियों से होती हुई और कच्छ के रण में गिरती है। इसी प्रकार से साबरमती है, माही नदियाँ हैं जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों का ही आधार बनाती हैं और उसी प्रकार से वह भी इसमें आके इस तरफ आके गिरती हैं। तो इस चीज़ को हमने क्यों बताया, क्योंकि आप याद रखेंगे जो ताप्ती नदी का मुहाना है वहाँ से स्टार्ट होता है पश्चिमी तट और कहाँ तक आता है दोस्तों, यह आपका दिख रहा है कोरोमंडल तट, सबसे लास्ट पॉइंट जो आपका भारत का तट है कोरोमंडल तट के नीचे वाला, यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ या फिर कार्डमम हिल्स या फिर इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है साथियों, जो कि अनाईमुडी पहाड़ी के दक्षिण में है और नीलगिरी पहाड़ी के भी दक्षिण में है। यह प्रश्न बना है आपसे, अगर पूछा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में या फिर सबसे दक्षिणतम पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो आप बताएंगे दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियाँ, इसे इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप याद रख लेंगे और इसे लिख लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। हमने ये चीज़ बता दिया ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक, यानी कि कार्डमम पहाड़ियों तक आपका पश्चिमी तट फैला हुआ है। आखिर ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है साथियों, बताएंगे 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह बात याद रखेंगे साथियों। अब यहाँ पे एक क्लू बनेगा, ध्यान से उसको सुनेंगे और दिमाग में नोट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1600 किलोमीटर हमने बोला है। अगर आपसे पूछें आपकी जो हिमालय था दोस्तों कितने किलोमीटर फैला था, तो बोलेंगे सर 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक आपका हिमालय पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला था, है ना, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, जो हमने बताया आपको। एक चीज आप याद रखेंगे साथियों, अगर पूछा जाता है आपसे पूरी तरीके से भारत में स्थित ऐसी कौन सी चोटी है, ऐसी कौन सी श्रेणी है, पहाड़ी श्रेणी है जो कि सबसे लंबी है, तो आप हिमालय का नाम नहीं लेंगे साथियों। पूरी तरीके से जो भारत में ही स्थित है केवल यह आपका पश्चिमी तट है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह भी प्रश्न एग्जाम में बना है, आगे भी बनेगा, तो याद रखेंगे। जो 2500 किलोमीटर आपकी हिमालय है दोस्तों, ये तीन भाग में बटा हुआ है आपका, है ना, हमने इसके बारे में विधिवत पढ़ा है। आपके हिमालय के दक्षिण में दोस्तों ट्रांस हिमालय श्रेणी है, ट्रांस हिमालय पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं हमारा बृहत हिमालय पड़ता है, फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय पड़ता है। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, आज केवल और केवल इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे साथियों, आगे लिखेंगे दूसरी सबसे लंबी श्रेणी हिमालय के बाद यही है भारत की, लेकिन पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे लंबी चोटी, सबसे लंबी श्रेणी, तो बताएंगे दोस्तों पश्चिमी घाटी, पश्चिमी तट, यह लिखेंगे। इसके बाद दूसरी चीज हमने जिस प्रकार से पढ़ा था हिमालय पे जो औसत ऊंचाई है पहाड़ियों का, श्रेणियों का, चोटियों का, वह कितना है दोस्तों, अगर अलग अलग हमने देखा था। सबसे पहले हमने बात किया था लघु हिमालय की, लघु हिमालय यानी कि महान हिमालय, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, सबसे औसत में अगर ऊंची चोटी की बात करें, औसत ऊंचाई कितनी है, तो हमने देखा था दोस्तों 6000 के आसपास में, 6000 मीटर तक। उसी प्रकार से सेम पश्चिमी तट की जो चोटियों की ऊंचाई है वह अगर देखा जाए एवरेजली कितना है साथियों, बताएंगे 1200 मीटर तक एवरेजली ऊंचाई है। अब ध्यान से एक एक चीज लिखते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम में बनेगा दोस्तों। पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है दोस्तों, ऊपर यानी पश्चिमी घाटी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। अगर देखा जाए उत्तर में इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों 50 किलोमीटर है, कितना 50 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे यह दक्षिण में बढ़ता है इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, यानी कितना हो जाता है दोस्तों 65 से लेकर 80 किलोमीटर तक चौड़ाई हो जाती है। उत्तर की तरफ 50 किलोमीटर तक चौड़ी है, नीचे जैसे जैसे आते हैं हम लोग उस तरह से इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, कितना 65 से लेकर
80 किलोमीटर तक साथियों, इसको आप लिख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन यह प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपी भारत है, जो कि एक खंड है, एक भूखंड का एक अलग भाग है, पठारनुमा है, जो कि भ्रंश कगार के आकृति का है। भ्रंश कगार यानी कि अफ्रीका से टूटकर बना हुआ है दोस्तों, है ना। यह गोंडवाना लैंड हमने पढ़ा था ना, ये गोंडवाना के पूरा का पूरा इस पे गोंडवाना चट्टाने हैं, जहां से हम लोग अधिकतर क्या करते हैं दोस्तों, खनिज पदार्थ की दृष्टि से अधिकतम उपयोगी देखते हैं ना। ये चीज आप याद रखेंगे, आपको पढ़ाया गया है भाई साहब, है ना। चलिए अगर अगली तरफ चलते हैं तो पश्चिमी घाटी में, उत्तर में, पश्चिमी घाटी के सबसे उत्तर में एक चीज आप समझ लेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इस एक बार आप इसको समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट इस प्रकार से है, पूर्वी तट इस प्रकार से है साथी, है ना। पश्चिमी तट का जो गुजरात वाला इलाका है दोस्तों, उसे सौराष्ट्र नाम से जानते हैं, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को हम क्या कहते हैं, तो बताएंगे दोस्तों गोवा तक के तट को हम कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। इसके बाद गोवा से लेकर कर्नाटक तक के तट को क्या कहते हैं साथियों, तो बताएंगे दोस्तों हम क्या कहते हैं उसे, कन्नड़, कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। और जो आपका केरल वाला इलाका है दोस्तों, उसे मालाबार तट कहते हैं, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है, हजारों लाखों बार बना हुआ है, तो इसको आप फिर से याद रखेंगे हमारे साथियों। अगर आपसे पूछता है पश्चिमी तट की सबसे उत्तरी तट के नाम को बताइए या फिर तट को बताइए, तो आप बोलेंगे कोंकण तट। पश्चिमी तट की उत्तरी तट का नाम क्या है, बताएंगे कोंकण तट है, ना कि सौराष्ट्र, ठीक है, कोंकण बताएंगे। उसी प्रकार से सेम अगर हम आ जाते हैं पूर्वी तट पे दोस्तों, तो सबसे पहले जो तमिलनाडु वाला इलाका है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर आ जाता है दोस्तों, कोरोमंडल तट के ऊपर आ जाता है उत्तरी सरकार, जो कि आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर आ जाता है दोस्तों उत्कल तट, जो उड़ीसा वाला तट है उसे हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट। ये आप लिख लेंगे कॉपी पे, नोट कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनेंगे भी आगे। चलिए अब हम लोग अपने आ जाते हैं टॉपिक पर फिर से दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप क्या है, यहाँ पर सौराष्ट्र वाला इलाका है, जो हमने बताया आपको, सौराष्ट्र वाला इलाका दोस्तों, जो कि हमने आपको बताया। और सौराष्ट्र वाले इलाके में ही दोस्तों आपको पता है 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं गुजरात में, गिर की पहाड़ियाँ, बारदा की पहाड़ियाँ और मांडव की पहाड़ियाँ। मांडव की पहाड़ियाँ, मांडवी नदी नहीं, मांडवी नदी गोवा में बहने वाली एक छोटी सी क्षेत्रीय नदी है, लेकिन याद रखेंगे अगर पूछा जाता है मांडव की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, तो बोलेंगे गुजरात में, गिर की पहाड़ियाँ भी गुजरात में और बारदा की पहाड़ियाँ भी गुजरात में। इसी गिर वाले क्षेत्र में दोस्तों एशियाटिक लायन पाया जाता है, जो कि मात्र एक एशिया में पाया जाने वाला लायन है, वो भी केवल भारत में मिलता है, ना ही रूस में, ना ही आपका दक्षिण एशिया में, ना ही आपका चीन में, केवल और केवल भारत के गुजरात में एशियाटिक लायन पाया जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि जो यह वाला हमारा इलाका है दोस्तों, यह पूरा सवाना क्षेत्रीय इलाका है। सवाना क्षेत्रीय का मतलब सर, सवाना नाम से एक प्रकार से घास है, घास की मैदान है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है साथियों, अफ्रीका में पाई जाती है। तो अफ्रीका से टूट कर ही यह वाला पूरा क्षेत्र हमारा आया हुआ है, तो याद रखेंगे ना ही बाघ ना ही चीता, केवल और केवल एशियाटिक शेर, जो कि गिर के कच्छ में पाया जाता है, या फिर कच्छ रन में या फिर गिर वाले इलाके में पाया जाता है। गिर नेशनल पार्क के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे साथियों। चलिए यहाँ तक आपने अगर लिख लिया हो तो बेहतरीन तरीके से आगे चलते हैं। जब सौराष्ट्र से आगे चलते हैं तो पश्चिमी घाटी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जो आपका गोवा वाला इलाका है, इसके ऊपर उत्तरी सह्याद्री और गोवा के नीचे दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। गोवा से 16 डिग्री अक्षांश से अलग होता है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। क्या बोला हमने, 16 डिग्री अक्षांशी लाइन से दोस्तों यह अलग होता है। जिस प्रकार से एक अक्षांशी लाइन है दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, भारत का लाइफ लाइन कहते हैं उसे दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। उसी प्रकार से यह भी आपका अक्षांशी लाइन है, जो कि हमारे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करती है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आगे। अब उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर की अगर बात किया जाए दोस्तों, क्या नाम है उसका बताएंगे, कालसूबाई। कालसूबाई यहाँ पर दिख रहा है आपको, कालसूबाई चोटी दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है अगर आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे 1646 मीटर है। कितनी है साथियों, बताएंगे 1646 मीटर है। 1646 मीटर कालसूबाई की ऊंचाई है, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है और पश्चिमी तट में स्थित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे जाते हैं तो महाबलेश्वर की चोटियां मिलती हैं, जो कि थोड़ी सी नीचे दोस्तों, यह देख रहे हैं आप
कालसूबाई, कालसूबाई के ऊपर से ही दोस्तों आपका कावेरी नदी, सॉरी गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके नीचे जैसे ही में आएंगे दोस्तों, यहाँ पर महाबलेश्वर की चोटियाँ, ये देख रहे हैं पूरी की पूरी चोटी, ये महाबलेश्वर की चोटियाँ हैं दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र वाले इलाके में पाई जाती हैं और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों पश्चिमी तट की या फिर प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट की सबसे ऊंची दूसरी चोटी का नाम बताइए, तो बोलेंगे महाबलेश्वर की चोटी, जो कि 1438 मीटर है साथियों, 1438 मीटर है। यह बात याद रखेंगे दोस्तों, चोटी की बात हो रही है, श्रेणी की बात नहीं हो रही है, ना ही शिखर की बात हो रही है। देखिए बहुत सारे अंतर हैं, इसमें आप लोग कन्फ्यूज ना हुआ करिए। इसके बाद दूसरी प्रमुख चोटी की अगर बात करें दोस्तों, तो वही आपको महाबलेश्वर की चोटी बता देंगे। पहली आप क्या बताएंगे, कालसूबाई, दूसरी महाबलेश्वर। दक्षिण भारत की नहीं बात हो रही है दोस्तों, पश्चिमी तट की बात हो रही है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर की बात करें, सर्वोच्च शिखर कुंद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों, कितनी ऊंचाई है बताएंगे, 1892 मीटर है कुंद्रेमुख। ये देख रहे हैं, यह वाला कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि पूरी तरीके से कर्नाटक में स्थित है साथियों, याद रखेंगे। और उसके नीचे ही ब्रह्मगिरी चोटी पाई जाती है दोस्तों, वो भी पूरी तरीके से कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। क्या हमने बताया, पूरी तरीके से कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कौन कौन सी चोटी, कुंद्रेमुख की चोटियां यानी शिखर, और पुष्पगिरी बोलिए या फिर ब्रह्मगिरी बोलिए, जहां से आपका दोस्तों कावेरी नदी निकलती है और दक्षिण यानी कि सॉरी पूर्व में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, कावेरी नदी पर विवाद भी है दोस्तों। किस पे विवाद है दोस्तों, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, या पानी से रिलेटेड विवाद है, इसको हम कभी और पढ़ लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यह बात आपको याद हो गई, तो आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमको एक गांठ नुमा आकृति दिखाई देता है, यहाँ पर गांठ बना हुआ, इसे कहते हैं नीलगिरी की चोटी या फिर नीलगिरी की श्रेणी। इस नीलगिरी श्रेणी पर दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोलेंगे दोद्दा बेटा। दोद्दा बेटा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, बताएंगे। दोद्दा बेटा की जो ऊंचाई है 2636 मीटर है, 2636 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस पर है, तो बताएंगे नीलगिरी चोटी पर, नीलगिरी श्रेणी पर है। नीलगिरी श्रेणी दोस्तों एक प्रकार की गांठ नुमा आकृति है, वह गांठ हमारे पश्चिमी तट को पूर्वी तट से मिलाती है। यानी कि अगर बोला जाता है हमारी नीलगिरी श्रेणी या फिर नीलगिरी की गांठ जो है दोस्तों किन राज्यों को जोड़ती है, तो आप बताएंगे दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ती है। अब इसी में आपको पता है दोस्तों थालघाट सबसे ऊपर यहाँ पे स्थित है मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसके बाद आपका भोरघाट है, भोरघाट के बाद जो हमने पालघाट पढ़ा था दोस्तों, यह किसमें है, तो आपने पढ़ा था दोस्तों कोयम्बटूर वाले इलाके में, यानी कि कालका वाला जो इलाका है पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कह लीजिए कर्नाटक से या फिर केरल से तमिलनाडु वाला रास्ता पकड़कर हम लोग को कोलकाता, दिल्ली इस तरह को कनेक्ट करता है दोस्तों पालघाट दर्रा। इसके बाद सबसे नीचे हमने पढ़ा था दोस्तों सेनकोट्टा दर्रा, जो कि तिरुअनंतपुरम और मदुरई को कनेक्ट करता था। तिरुअनंतपुरम केरल का राजधानी क्षेत्र, उसके बाद मदुरई को, तमिलनाडु वाले मदुरई को दोस्तों कनेक्ट करता था, है ना। हमने पढ़ लिया है दोस्तों, इसको आप पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे जो नीलगिरी श्रेणी है, नीलगिरी चोटी है दोस्तों, इसके दक्षिण में एक अनामलाई की दोस्तों श्रेणी पाई जाती है। इसके दक्षिण में अनामलाई श्रेणी, और अनामलाई श्रेणी पर ही दोस्तों स्थित है अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, याद रखेंगे। और यह सर्वोच्च चोटी दोस्तों कितना इसकी ऊंचाई है, तो बता देंगे दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है सर्वोच्च चोटी की 2696 मीटर है, इसको आप लिख लेंगे। 2636 दोस्तों दोद्दा बेटा की, 2696 मीटर दोस्तों किसकी आ जाएगी, तो बताएंगे दोस्तों अनामलाई की है 2696, कहीं कहीं आपको 2095 भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे इस जो आपकी अनामलाई श्रेणी है, इसके दक्षिण में दोस्तों पाया जाता है कार्डमम की पहाड़ियाँ पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी हैं। बस इतनी बातें रही दोस्तों पश्चिमी तट से। अब आ जाते हैं, नॉर्मल सी बात कर लेते हैं पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट में कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस इसको आराम से देखते चलते हैं हम लोग। दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, जो बेम्बनाड झील हो गया, अष्टमुडी झील हो गया, यह सब कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बताएंगे केरल वाले इलाके में पाए जाते हैं। केरल वाले इलाके में पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यह नीलगिरी श्रेणी पर ही पाए जाते हैं। अष्टमुडी की झील हो गया, और आपका बेम्बनाड झील हो गया, पेरियार नदी हो गया, ये सब नदियाँ और झीलें दोस्तों केरल के इसी वाले क्षेत्र में, जो आपका यह वाला क्षेत्र है, यहीं पर पाया जाता है दोस्तों। आपने ऊटकमंड
यह दोस्तों पर्यटक स्थल है एक, जो कि अभी नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों, केरल वाले राज्य में, मतलब केरल राज्य में पाया जाता है। यह बात भी आप याद रख लेंगे। इसके बाद साथियों हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आ जाते हैं इधर अपने पूर्वी तट पर। पूर्वी तट में दोस्तों एक विशेष बात है, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि जैसे कि हमारा छोटा नागपुर का पठार था, उसके दक्षिण से स्टार्ट होता है दोस्तों पूर्वी तट, और कहाँ तक आता है, वही कारनामा यानी कि कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के ऊपर ही दोस्तों नीलगिरी की गांठ है, और वहाँ तक हमारा पूर्वी तट फैला हुआ है। पूर्वी तट याद करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की चोटी दोस्तों याद रखेंगे, जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। महेंद्रगिरी के चोटी दोस्तों, जो कि उत्कल तट के नाम से जाना जाता है हमारा तट, है ना। और उड़ीसा वाले क्षेत्र में दोस्तों चिल्का लेक स्थित है, जो कि एक लैगून लेक है। लैगून का मतलब यह होता है दोस्तों कि अगर इस तरफ इससे बना हुआ है, ऐसे आपका क्षेत्र बना हुआ है, और यह वाला पूरा इलाका, इसमें एक नदी आकर इंटर कर गई, और सिर्फ एक ही रास्ता है नदी के आने का, सिर्फ यह वाला। तो अगर नदियाँ अगर तीन तरफ से घिरी होती हैं भूमि क्षेत्र से, और एक तरफ से लगी होती हैं समुद्र से, तो इसे बोला जाता है लैगून लेक, लैगून झील, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। पूरे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों बताएंगे, रूस के पास है, रूस और टर्की और ईरान के दोस्तों लगा सटा हुआ है, तो बता देंगे उसका नाम क्या है साथियों, बता देंगे कैस्पियन सागर है। पूरे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील दोस्तों कहाँ पर है, बताएंगे सुपीरियर झील है, सुपीरियर लेक है, जो कि कनाडा और दोस्तों अमेरिका के बॉर्डर पे है। याद रखेंगे 49 पैरेलल, जो कि अमेरिका और कनाडा को काटती है, मतलब उसका बॉर्डर डिसाइड करती है। सेम उसी प्रकार से अगर पूछा जाता है भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो बताएंगे बुलर झील, जो कि हमारा दोस्तों कहाँ पर है, बता देंगे आपका काराकोरम लद्दाख जास्कर, जास्कर वाले श्रेणी पर दोस्तों, काराकोरम लद्दाख जास्कर, हाँ जास्कर वाले श्रेणी पर स्थित है आपका बुलर झील, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यही सबसे भारत की सबसे मीठे पानी की झील है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमने पढ़ा सबसे खारे पानी की झील भारत की क्या है, चिल्का झील है, लेकिन लैगून पढ़ा। एक है सांभर झील। अगर आपसे लैगून नहीं जोड़कर केवल और केवल पूछता है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील बताइए कहाँ पे स्थित है, तो बोलेंगे सांभर झील दोस्तों कहाँ पे स्थित है, बोलेंगे दोस्तों कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको नल्ला मल्ला या फिर नल्ला मलाई की श्रेणियाँ या फिर चोटियाँ पाई जाएंगी दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। और पेलीकोंडा दोस्तों, यह क्रम लगाने को कभी काल किया जाता है, क्रम से मिलाने को, तो याद रखेंगे क्रम से दोस्तों। याद रखेंगे नल्ला मलाई, तो सबसे ऊपर महेंद्रगिरी, फिर इसके बाद नल्ला मलाई MN, फिर उसके बाद पेलीकोंडा। तो MNP से याद रख लेंगे दोस्तों, महेंद्रगिरी सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद नल्ला मलाई है, फिर उसके बाद पेलीकोंडा है। सेम उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो नीचे क्रम से आपको दिखाई देगा दोस्तों, जावदी, सेवाराय और पंथा मलाई या फिर पंचमलाई के नाम से जाना जाता है। तो ये जावदी, सेवाराय की पहाड़ियाँ और पंचमलाई की पहाड़ियाँ दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है। साथियों इतनी बातें रहीं, आप इतनी अगर चीज़ें याद रख लेते हैं, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में कुछ नहीं है। ये किस प्रकार से बना, इसकी आकृति कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितना है, कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हम आपको टिक दे देते हैं। MNP यह तो हमारा हो गया दोस्तों ऊपर से नीचे। इसके बाद JSP, MNP JSP, इस तरह से याद कर लीजिए, MNP JSP। यह कभी नहीं भूलने वाला है साथी, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए PCS, UPSC, सुपर टेट और अनेकों एग्जाम में आ जाते हैं, जो स्टेट PSC हो गए, रेलवे के कुछ हो जाए दोस्तों, अनेकों जगह। अब तो जो जीके है दोस्तों अपार रूप से कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। ये सारे रिपीटेटिव प्रश्न हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अब बताइए, आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो इसे शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, और अपने करंट अफेयर के सेशन जो आपको सुबह आ रहे थे, कुछ दिन तक बंद रहेंगे, अभी 24-25 के बाद हम उसे फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और आगे दोस्तों अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है, तो आ जाइए प्ले लिस्ट में, पढ़िए दोस्तों। हिंदी पूरी विधिवत पढ़ा के खत्म कर देंगे, हिंदी भी आके आप पढ़ सकते हैं। और अनेक चीज़ है, जैसे जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा मैथ खत्म कर दिया गया है, आके प्ले लिस्ट में पढ़ सकते हैं साथियों, है ना। सेम इसी तरह आपकी आगे भी क्लासेस चलेंगे। आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो डेली क्लासेस लगा दिए जाते हैं, अन्यथा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट बनाने में, उसको लाने में, और इस तरह से देखना पड़ता है कि बच्चे की रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। अगर आप रिस्पॉन्स डेली देते हैं तो डेली इस तरह की क्लासेस चलते हैं, अन्यथा 1-2 दिन पे आता रहेगा क्लास। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रहे हैं। इस पर हम लोग 84 पैकेज लेकर आएंगे ज्योग्राफी पे, जिस पे कि हम लोग करीब 17 से 16-17 वीडियो हमने कवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं पूरा पिछली वीडियो, हमने हिमालय की उद्वार पढ़ लिया, भारत का लोकेशन पढ़ लिया, भारत किस अक्षांश पर किस देशांतर पर स्थित है, क्या क्या यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम लोग
आज हमने प्रायद्वीपीय भारत को भी खत्म कर लिया साथियों। इसके बाद नदियों वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।